नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरों की शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। जी हां, और सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग अभी भी जारी है। रूस के लगातार हमलों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर रूस से बातचीत की अपील की है, लेकिन क्या कुछ रहेगा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। यूक्रेन और रूस के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले का 31वां दिन है और रूस की सेना यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। इस बीच हड़बड़ाए यूक्रेन ने एक बार फिर रूस से बातचीत की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की अपील की है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये भी कहना है कि यूक्रेन शांति के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। दरअसल जेलेंस्की राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन में रूसी जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई रुड्स्कोई को जवाब देते हुए दिखाई दिए। रुड्स्कोई ने कहा था, रूसी सेना प्रमुख लक्ष्य डोनबास की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करेगी। रूस समर्थित अलगाववादी का 2014 से पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के हिस्से पर नियंत्रण है और रूसी सेना यूक्रेन से और ज्यादा क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए जूझ रही है, जिसमें मारियुपोल शहर भी शामिल है। रूस के लगातार हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिस वजह से राष्ट्रपति जेलेंस्की अब रूस से बातचीत से युद्ध का हल निकालने की अपील करते नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की की ओर से शांति वार्ता की अपील की गई हो। इससे पहले भी वो लगातार अपील करते नजर आए हैं, लेकिन इस अपील का कितना असर पड़ा है वही ढाक के 3 पात। लेकिन चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का और बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और सहयोगी देशों ने मानवीय संकट स्थिति पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। भारत ने इस वोटिंग से किनारा कर लिया, लेकिन क्या रहा इसका नतीजा, देखिए सिर्फ 1 मिनट में। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन के इस युद्ध को 1 महीना हो चुका है, लेकिन युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं रूस पर दबाव बनाने की भी हर संभव कोशिश की जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और सहयोगी देशों ने मानवीय संकट स्थिति पर रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें तमाम सदस्य देशों ने वोटिंग की। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत एक बार फिर से इस वोटिंग से दूर ही नजर आया। बड़ी बात यह है कि यूएनजीए में रखे गए प्रस्ताव के बाद ज्यादातर देशों ने रूस के खिलाफ ही वोट किया और रूस की ओर से यूक्रेन पर किए हमले का विरोध किया। लेकिन भारत समेत कई और देश ऐसे भी रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से किनारा कर लिया। इस वोटिंग में कुल 38 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो वहीं 140 देश वो रहे जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में ही वोट किया। हालांकि 5 देश ऐसे भी रहे जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यूएनएससी का ये प्रस्ताव पारित होने में विफल रहा, क्योंकि उसे इसके लिए जरूरी 9 वोट नहीं मिल सके। आपको बता दें, यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर भारत इससे पहले सुरक्षा परिषद में 2 मौकों पर और महासभा में एक बार प्रस्तावों पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा था। भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और यही वजह है कि भारत की ओर से रूस के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। अभी रूस के खिलाफ बहुत से देश हैं, लेकिन भारत ने उन देशों से भी किनारा कर लिया है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 3 घंटे की मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अगर चीन आपसी रिश्तों को सामान्य बनाना चाहता है तो उसे पहले लद्दाख सीमा से अपने फौजियों को वापस बुलाना होगा। देखिए सिर्फ 1 मिनट में। दिल्ली दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वो आपसी रिश्तों को सामान्य बनाना चाहते हैं तो उसे पहले लद्दाख सीमा से अपनी फौजों को वापस बुलाना होगा। ये बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष के साथ 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद कही। जयशंकर से पहले चीनी विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान भी सीमा के हालात और रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्रमुख रहा। भारत भले ही चीन से बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने पर जोर दे रहा हो, लेकिन चीन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने, उनसे निपटने के लिए भारत और चीन को मिलकर काम करना होगा और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए भारत को अपने रुख में बदलाव लाना होगा। भारत और चीन का रूसी यूक्रेन संकट पर एक जैसा नजरिया है, ऐसे में दोनों पर ही पश्चिमी देशों से बेतहाशा दबाव है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, वांग यी की यात्रा का एक मकसद ये भी रहा है। मौजूदा समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफी मजबूत स्थिति में है और यही वजह है कि इस समय
ड्रैगन भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और अब पेट्रोल डीजल खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। कौन से शहर में क्या है दाम, देखिए इस रिपोर्ट में सिर्फ 1 मिनट में। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो गई है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़कर रख दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर महंगाई के इस दौर में कैसे गुजर बसर करें। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाल कुछ यूं है कि दामों में आग लगी हुई है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल डीजल के दामों ने शतक पार कर लिया है। एक हफ्ते में ही 5 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख शहरों के पेट्रोल और डीजल के दामों में एक नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे, तो वहीं डीजल 79 रुपए 87 पैसे हो गया है। मुंबई में 113 रुपए 35 पैसे पर पेट्रोल है, तो वहीं डीजल 97 रुपए 55 पैसे पर पहुंच गया है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 108 रुपए 2 पैसे, तो वहीं डीजल 93 रुपए 1 पैसे पर है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपए 43 पैसे बिक रहा है, तो वहीं डीजल 94 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि इसी बीच विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है सरकार के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे अब खेल जगत से जुड़ी एक खबर की। आईपीएल का आगाज हो गया है। 15वें सीजन का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। काफी रोमांचक ये मुकाबला रहने वाला है। 1 मिनट में दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। आईपीएल के दर्शकों के लिए बड़ी खबर है। इस बार 15वें सीजन का आईपीएल शुरू होने जा रहा है। इस बार 15वें सीजन का आईपीएल होने जा रहा है। इस बार का आईपीएल कुछ खास है क्योंकि कोरोना काल के बाद दर्शक स्टेडियम में जाकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। हालांकि साथ ही कोरोना के नियमों का पालन भी किया जाएगा। इस बार 15वें सीजन का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी की कमान महेंद्र सिंह धोनी की बजाय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को सौंपी गई है। साथ ही आपको आईपीएल में 2 नई टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस भी देखने को मिलेंगी। इस बार आईपीएल के सारे मैच पुणे और मुंबई में ही खेले जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी आईपीएल में नई टीम देखने को मिल चुकी है जिसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अब देखना होगा इस बार ये 2 नई टीमें कैसा प्रदर्शन करती हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और जब भी आईपीएल शुरू होता है तो भारत का माहौल एक बार फिर से त्योहार जैसा बन जाता है। लोग बहुत इसका ज्यादा लुत्फ भी उठाते हैं। और चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे आप चीन की, क्योंकि चीन अपनी खतरनाक नीतियों से तमाम देशों को डराता आया है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध से हालात नाजुक बने हुए हैं और इसी बीच उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसमें उसका साथ चीन भी दे रहा है। अब इसके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। इसके मायने क्या, समझिए सिर्फ 1 मिनट में। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने इसकी पुष्टि कर दी। इस मिसाइल के परीक्षण को लेकर किम जोंग उन ने इसे अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन बताते हुए इसे अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार किया है। ये साल उत्तर कोरिया का 12वां प्रक्षेपण था। पिछले रविवार को उत्तर कोरिया ने समुद्र में संदिग्ध गोले दागे। उत्तर कोरिया की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का नाम हवासोंग 17 बताया जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी देश की ओर से रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली मिसाइल है। उत्तर कोरिया की ओर से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का ये परीक्षण साल 2017 के बाद किया गया पहला परीक्षण है। फ्लाइट डेटा के मुताबिक ये मिसाइल जापान के पश्चिम में समुद्र में क्रैश होने से पहले काफी ऊपर गई थी, जो अब तक उत्तर कोरिया की ओर से किए गए किसी भी मिसाइल टेस्ट से ज्यादा थी। उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया के किम जोंग अपनी हालातों और साथ ही अपनी रणनीति के चलते अक्सर वो दूसरे देशों में एक ऐसा माहौल पैदा कर लेते हैं जो तनाव का कारण बनता है। लेकिन इस बीच देखना होगा बैलिस्टिक मिसाइल जो तैनात की गई है उसका क्या असर रहता है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की और बात हम करेंगे भारत की सियासत की।
योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। स्पेशल डेस्क खबरें बिता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का ये समारोह काफी ज्यादा भव्य रहा, काफी ज्यादा दिव्य रहा। वजह थी बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत थी और बीजेपी ने इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी कोशिश की थी, जिसका नजारा कल देखा भी गया। और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की, रुख करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में राहुल गांधी ने अपने निवास पर बैठक की। बैठक में हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ इस बैठक में रहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। दिल्ली में राहुल गांधी के निवास पर हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और किरण चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मीटिंग में हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई, तो वहीं हरियाणा में संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, इस पर भी चर्चा की गयी। अच्छी रही बैठक, सबने अपने अपने विचार रखे और यही हुआ कि मिलकर हम लड़े। सबने मिलकर, हरियाणा के कुछ शीर्ष नेता थे जो यहाँ पर आए थे, जिन्हें बुलाया गया, सबने अपनी बात रखी। और राहुल जी ने सबसे पहले कहा कि आप अपनी बात पूरे फ्रैंकली यहाँ पर करिए। आपको बता दें कि सोनिया गांधी भी थोड़ी देर के लिए मीटिंग में पहुंची थी। कुछ देर मीटिंग अटेंड करने के बाद वो वापस चली गई थी। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने की नेताओं की इस बैठक का धरातल पर कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। गुलशन ग्रोवर, दिल्ली, खबरें बिता। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद संगठन में बदलाव की मांग लगातार हर जगह से उठ रही है। कांग्रेस को लेकर अगर बात करें तो इसी बीच कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, लेकिन देखना होगा कि ये तमाम बैठकें और इन तमाम मंथनों के जरिए कितना बदलाव कांग्रेस कर पाती है अपने भीतर। और चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के साथ ही 29 मार्च से 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। देहरादून से विधानसभा में ये सत्र 3 दिन तक चलेगा। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद 29 मार्च से 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की पहली बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नया वित्तीय साल 2022-23 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस साल आगामी जून या जुलाई महीने में नए वित्तीय साल के लिए बजट पेश किया जाएगा। अभी पहले 4 महीनों के लिए सरकार सदन में लेखानुदान पेश करेगी। 5वीं उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र कई मायनों में अहम रहेगा। सत्र में सरकार नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान लाने जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में गठित की गई नई सरकार के बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई नजर आएंगी। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक। उत्तराखंड बीजेपी इस समय उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी की ओर से रिकॉर्ड तोड़े गए हैं उत्तराखंड में बहुत सारे। लेकिन इसी बीच तमाम फैसले उत्तराखंड बीजेपी की ओर से लिए जा रहे हैं, कैबिनेट में लिए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि लिए गए ये फैसले उत्साह से कितना आगे चलते हैं। जी हां, और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, बात करते हैं गुरुग्राम की, क्योंकि गुरुग्राम में अब अवैध कॉलोनी बनाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड अपना लिया है। और क्या कहा है, क्या किया है, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में।
साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर डीटीपी विभाग सख्ती से शिकंजा कसे हुए है। डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनी काटने के 10 अलग अलग मामलों में 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये मुकदमे गुरुग्राम के सुल्तानपुर, फरूख नगर और ताज नगर क्षेत्र में दर्ज कराए गए। दरअसल ये लोग बिना लाइसेंस के नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे और इसी को लेकर डीटीपी विभाग ने ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। लगभग 10 FIR पीछे भेजी गई थी, रिकमेंड की गई थी 10 कॉलोनीज में। तो वो 10 कॉलोनीज में लगभग 51 ऑफेंडर्स हैं जिनके नाम पर वो ज़मीन थी जो काट रहे थे। तो उनके अगेंस्ट जो है सुल्तानपुर में, फारूक नगर में इनकी FIR दर्ज कराई गई। मामले में DTP RS बाट की माने तो अवैध कॉलोनी काटे जाने पर पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस में संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया था। इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटे जाने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो अवैध कॉलोनी काटने वाले लोग अक्सर गैर जिम्मेदाराना तरीके से मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। इसलिए ये फैसला लिया गया। अब देखना ये होगा कि इस फैसले का कितना असर देखने को मिलता है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे पंचकुला की। पंचकुला के अभयपुर में नगर निगम पंचकुला की टीम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई गई थी। इसी के तहत नगर निगम पंचकुला की ओर से कार्यवाही की जा रही थी, तभी भड़के हुए लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पथराव कर दिया। 1 मिनट में देखें और समझे क्या है ये पूरा मामला। पंचकुला नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ टीम की ओर से पंचकुला के विभिन्न सेक्टर्स पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पंचकुला के अभयपुर में नगर निगम पंचकुला की टीम जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा नगर निगम के अतिक्रमण हटाने आई टीम पर फूट गया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते नगर निगम के अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पथराव में नगर निगम की एक गाड़ी पर भी पत्थर लगा, जिसका शीशा टूट गया। टीम के साथ हाथापाई की गई है, गाड़ी भी तोड़ी गई है, हमारी शीशे वगैरह तोड़े गए हैं। जो भी दोषी गण हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे और FIR तुरंत करवा दी जाएगी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ऊपर पब्लिक ने कोई पथराव किए, सिर में चोटें लगी है, कोई हॉस्पिटल आए, बयान अंकित करके आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई गई। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करता जा रहा है और अतिक्रमण आम जनता को हटाना ही पड़ेगा, जो गलत तरीके से फायदा कमाने का फिलहाल सोच रही है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की, बात करेंगे बहादुरगढ़ की, जहां बहादुरगढ़ में नहर ढकने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने चेतावनी देते हुए ये साफ कह दिया कि उनकी समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। देखिए सिर्फ 1 मिनट में ये रिपोर्ट। हरियाणा में इन दिनों प्रदर्शन का दौर जारी है। अब बहादुरगढ़ में नहर को ढकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल लोग नहर के कारण होने वाले हादसों से परेशान हैं और लोगों का कहना है कि नहर गहरी होने के साथ ही रिहायशी क्षेत्रों से गुजरती है, जिससे हादसों का डर बना रहता है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस नहर की अब रिपेयरिंग की जाए। समस्या ये है जी, कम से कम 50-60 घरों के सामने से गुजर रही है। हम सारे के जालिए हैं, बच्चे गिरते हैं, उसके बाद पशु गिरते हैं, बुरा हाल है जी। ये नहर ढकनी चाहिए। कम से कम हम MLA सारे के जालिए, मतलब CM BDO तक सब तक हमने रिपोर्ट दे ली, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भी कोई काम अभी काम यही है जी, हमारी रिक्वेस्ट है दोनों से, प्रशासन से भी, विधायक साहब सबसे, अगर नहर ढकनी चाहिए और नहर की गहराई को कम कर दिया जाए या फिर इसे पूरी तरह से ढका जाए, नहीं तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। वहीं ऐसे में अब देखना ये होगा कि लोगों की समस्याओं का प्रशासन क्या समाधान निकालता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन कब तक ग्रामीणों की मांग सुनता है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। और चलिए अब बात करेंगे किसानों की, देखते हैं किसानों की ओर से अब किस तरीके की मांगे जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले झज्जर की बात करते हैं। झज्जर में किसान सरकारी मंडी में अपनी सरसों की फसल MSP पर नहीं बेच रहे हैं, बल्कि किसान मंडी आड़ती को ज्यादा रेट पर अपनी फसल बेच रहे हैं और ज्यादा फायदा ले रहे हैं। इस बीच क्या कहना है किसानों का, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। झज्जर अनाज मंडी में सरकार ने सरसों की फसल का खरीद भाव करीब 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तय कर रखा है।
लेकिन मंडी आड़ती किसानों को उनकी फसल का भाव MSP से 1700 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। यही वजह है कि किसान मंडी में MSP रेट पर फसल बेचने की बजाय अपनी सरसों की फसल को मंडी आड़ती के पास ही बेच रहे हैं। ऐसे में किसान जहां अपनी फसल का अच्छा भाव मिलने से खुश हैं, तो वहीं मंडी आड़ती किसानों के लिए मंडी में कोई सुविधा न मिलने को लेकर मार्केट कमेटी अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। प्राइवेट जो खरीद है हमारी वो आज 700 रुपये क्विंटल तक चल रही है और सरकार जो ले रही है उसकी है 5050। तो जमींदार सरकार को सरसों क्यों देगा? जमींदार तो महंगे रेट में अपना सरसों को बेचेगा। उधर मार्केट बोर्ड के सह सचिव विजय कुमार ने मंडी आड़तियों के इन आरोपों को झुटलाया है। उनका कहना है कि मंडी में किसानों के लिए 2 वाटर कूलर विभाग की तरफ से लगवाए गए हैं। अब सवाल यही है कि क्या किसानों की समस्याएं लगातार यूं ही बनी रहेगी, और साथ में एक और सवाल ये भी है कि कब तक इन किसानों की मांग को प्रशासन सुनता है। मंडी प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं यहाँ पर किसानों के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर अब सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सीएम केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि अब उनके इस बयान पर पलटवार का दौर शुरू हो गया है। क्या उन्होंने कहा है और क्या प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है, सिर्फ 1 मिनट में देखिए। हाल ही में रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर लगातार बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। 13 दिन के अंदर ही 200 करोड़ क्लब में शामिल होते ही द कश्मीर फाइल्स ने अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। फिल्म को लेकर बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बहस के दौरान द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कहा, कह रही है कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रही हो? इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को कह दो, यूट्यूब पर डाल देगा, सभी लोग 1 दिन के अंदर फिल्म को देख लेंगे। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर अब कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। द कश्मीर फाइल्स में अहम रोल अदा करने वाले कलाकार अनुपम खेर ने एक मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा, अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना। आप लोगों ने 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदू के दुख को जाना है, उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। लेकिन जो लोग इस ट्रेजेडी का मजाक उड़ा रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं। आपको बता दें, अनुपम खेर का ये ट्वीट केजरीवाल के बयान के बाद ही सामने आया है। तो कुल मिलाकर कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने जो आया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी का शव कंधे पर लादकर 10 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करके अपने घर पहुंचा। आखिर क्यों? 1 मिनट में देखिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शव वाहन मिलने में देरी होने पर एक पिता अपनी बेटी के शव को कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर दूर तक पैदल चलता रहा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सरगुजा के अधिकारियों ने बताया कि जिले के लखनपुर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद दुखी पिता शव वाहन पहुंचने से पहले ही बेटी के शव को कंधे पर लादकर घर चला गया। वहीं अब अधिकारियों के मुताबिक जिले के अमदला गांव निवासी ईश्वर दास अपनी बेटी सुरेखा को इलाज के लिए लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की हालत बिगड़ती गई और बच्ची ने दम तोड़ दिया। जांच के आदेश भले ही दे दिए गए हों और जांच चल भी रही हो, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसने एक बार फिर से सिस्टम की पोल खोल दी है। अब देखना होगा आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही, आखिर क्यों इस परिवार को शव वाहन नहीं मिल पाया, आखिर क्यों एक पिता को अपनी बेटी के शव को कंधे पर लाद कर घर तक ले जाना पड़ा। ये कोई पहली खबर नहीं है, ऐसी पहले भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं जो लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार प्रशासन कब अपने कार्यों को लेकर जिम्मेदार होगा। जी हाँ, और इसी के साथ 1 मिनट में आपने तमाम खबरों के बारे में जाना। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।